बीकॉम पार्ट सेकंड के प्रिय विद्यार्थियों, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी की विस्तृत अध्ययन करने के बाद में अब हम देखेंगे कि कंपनी का निर्माण किस प्रकार से होता है। निर्माण का मतलब कंपनी का पंजीयन। कंपनी चाहे वो एक व्यक्ति कंपनी हो या निजी कंपनी हो या जॉइंट स्टॉक यानी सार्वजनिक कंपनी हो, सभी कंपनियों को कंपनी का पंजीयन करवाना होता है और उस पंजीयन के लिए कुछ कानून, कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ वैधानिक प्रक्रियाएं हैं, वो सब की पालना उन सबको करनी होती है। तो हम एक कॉमन रूप से सामान्य तौर पर सभी कंपनियों के लिए कंपनी विधान के अंतर्गत जो व्यवस्था दे रखी है उसका हम अध्ययन करेंगे कि कंपनी के निर्माण या पंजीयन को किस प्रकार से कराया जाता है। कंपनी निर्माण के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें कंपनी की स्थापना की विचार से लेकर के और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के साथ साथ कंपनी के व्यापार को प्रारंभ करने तक की सारी प्रक्रियाएं उसके अंतर्गत अपनाई जाती हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जिनकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। बहुत सारी वैधानिक औपचारिकताएं हैं जिनकी पालना करनी होती है। हम इस कंपनी के पंजीयन को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है परिवर्तन अवस्था, दूसरी अवस्था है पंजीयन या समायोजन अवस्था और तीसरी व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवर्तन अवस्था क्या है। आप लोगों ने सुना होगा प्रमोटर शब्द। प्रवर्तक उसी को कहते हैं जो कंपनी की स्थापना का विचार अपने मन में लाता है और उसकी संभावनाओं को खोजकर कंपनी को स्थापना करने के उस विचार को मूर्त रूप देने की सारी कार्यवाही करने वाला व्यक्ति होता है कंपनी का प्रवर्तक। और प्रवर्तक के द्वारा जो प्रक्रिया या जो कार्य किए जाते हैं उन सबको अपन कहते हैं कंपनी का परिवर्तन अवस्था। तो प्रवर्तक उस परिवर्तन अवस्था में क्या क्या करते हैं ये सब हम देखेंगे। देखिए कंपनी के निर्माण की दशा में सबसे पहला कार्य होता है प्रारंभिक कार्य, जिसको अपन परिवर्तन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई विचार उत्पन्न होता है और उस विचार के लिए वह विभिन्न प्रकार की जांच पड़ताल करता है, पूछताछ करता है, उसके बारे में क्षेत्र क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, इस संबंध में विचार करता है, लोगों से परामर्श लेता है, रूपरेखा तैयार करता है, छोटे मोटे जो कार्य हैं कंपनी की स्थापना है उसके कार्य करता है, कंपनी निर्माण कार्य करता है। और कंपनी निर्माण से संबंध में किए जाने वाले प्रारंभिक कार्यों की जो सारी श्रृंखला है उसको हम परिवर्तन अवस्था कहते हैं या परिवर्तन कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, वो आप अपने पुस्तक में पढ़ लेना। मैं गस्टनबर्ग की एक डेफिनेशन दे रखी है। परिवर्तन का तात्पर्य व्यावसायिक सुअवसरों की खोज करना, तत्पश्चात लाभ कमाने की उद्देश्य से पूंजी, संपत्ति तथा प्रबंधकीय योग्यता को एक व्यवसायिक इकाई के रूप में संगठित करना है। तो इस तरह से परिवर्तन अवस्था में सारे जो प्रारंभिक जो कार्य हैं, जो अवसर हैं, उनकी खोज करके पूंजी वगैरह जो व्यवस्था करना और अपनी प्रबंधकीय योग्यता, व्यवसाय कुशलता से एक रूप कंपनी का उसको देना, जिसको संगठित रूप कह सकते हैं। परिवर्तन अवस्था को पूरा करने का कार्य प्रवर्तक द्वारा किया जाता है। प्रवर्तक क्या कौन होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग सब समझते हैं, क्योंकि ये शब्द काफ़ी प्रचलित है कि जो मुख्य रूप से कार्य करने वाला होता है किसी भी इकाई के लिए, उसको हम प्रमोटर कहते हैं। कंपनी के मामले में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इस प्रवर्तक शब्द की परिभाषा पहली बार दी गई है। पहले प्रवर्तक की कोई परिभाषा
कंपनी विधान में दी हुई नहीं थी, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में पहली बार प्रवर्तक की परिभाषा दी गई है। वो परिभाषा क्या है? प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निम्नलिखित में से कोई भी एक कार्य करता है। निम्नलिखित कार्य कौन से करता है? जिसका नाम क्रय विवरण में प्रवर्तक के रूप में लिखा जाएगा या नामित किया जाएगा। दूसरा है जिसकी पहचान कंपनी की वार्षिक विवरणी में प्रवर्तक के रूप में कराई गई है। नेक्स्ट है कि जिसका अंशधारी संचालक अथवा किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण करता है। ध्यान रहे, कामकाज पर नियंत्रण करता है। और जिसकी सलाह निर्देशों एवं निर्देशों के अनुसार कंपनी का संचालन मंडल कार्य करने का अभ्यस्त होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर हैसियत में सलाह देने या निर्देश देता है तो उसे प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। मैंने भी बताया था कि एक शब्द यूज किया गया है, कामकाज पर नियंत्रण, मतलब वो सर्वसर्वा उसका होता है। एक पेशेवर की हैसियत से यदि कोई सलाहकारी कार्य करता है तो उसको हम प्रवर्तक नहीं मानेंगे। ये डेफिनेशन पहली बार 2013 की कंपनी अधिनियम में दी गई है। इस बार से हम कह सकते हैं कि प्रवर्तक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना की कल्पना करता है, उसके समामेलन एवं उसकी प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है। समालन के बाद जब यह अपना कारोबार करती है तब उसके अधिकांश अंशों के धारक के रूप में अथवा उसके संचालक रूप में उसके संचालन मंडल में सलाह, निर्देश या अनुदेश देता है। ये इसे कहते हैं कंपनी का प्रवर्तक। अब प्रवर्तक क्या क्या काम करता है उनको अगर हम बिंदुवार देखें तो पहला कार्य होता है कंपनी के निर्माण की कल्पना करना तथा संभावनाओं का पता लगाना। मैं भी बता चुका हूँ आपको, प्रवर्तक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मन में विचार उत्पन्न होता है, जिसको सपना देखता है, एक कल्पना करता है कि वह कंपनी का निर्माण किस प्रकार से करेगा। उस मस्तिष्क में एक रूपरेखा सामने आती है, फिर वो उस रूपरेखा को, उस स्वप्न को साकार करने के लिए सक्रिय होता है और उसका अध्ययन करता है। अध्ययन करने में वांछनीय जो भी सूचनाएं हैं, जो भी अन्य व्यवसायों में उसी प्रकृति के अन्य व्यवसाय संचालित हैं तो उनके बारे में जानकारी लेता है और सारे वो कार्य जो एक कंपनी की स्थापना के लिए उसको करने पड़ सकते हैं उन पे विचार करता है। और ये विचार ऐसा नहीं है कि एक दिन का कार्य है, ये एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें काफ़ी दिनों तक ये काम चलता रहता है। लेकिन सबसे पहला जो है प्रवर्तक उसकी कल्पना करना कि किस प्रकार से वह कंपनी की स्थापना करने की का सोच रहा है। दूसरा इसमें अपन कह सकते हैं विस्तृत अनुसंधान। फिर देखिए जब प्रवर्तक के दिमाग में ये आ जाता है कि मुझे कुछ प्रारंभिक वह सोच विचार कर लेता है तो उसके बाद में वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने में वह ये अध्ययन करता है कि इस योजना का विस्तृत अनुसंधान करके इसके बारे में तथ्य एवं आंकड़े एकत्रित करता है तथा व्यवसाय योजनाओं को मूल्यांकन करता है, भावी संभावनाओं का पता लगाता है, सरकारी नीतियों का अध्ययन करता है, उत्पादन आने वाले कच्चा माल, श्रम शक्ति का अनुमान लगाता है, उत्पाद की मांग क्या रहेगी, आपूर्ति कैसे होगी, प्रतिस्पर्धा की क्या स्थिति है आदि शोध करता है और वह अपने अनुरूप उनको उन पर अनुसंधान करके देखता है कि क्या मैं ये कार्य कर सकता हूँ या नहीं। उसके बाद में आगे बढ़ता है वह तो आवश्यक संसाधन जुटाता है। अब उसने सोच लिया कि अनुसंधान कर लिया है कि वो आगे बढ़ रहा है, यानी वह कंपनी स्थापित करने की ओर अग्रसर है, तो फिर वह आवश्यक संसाधन जुटाने का प्रयास करता है। आवश्यक संसाधनों में आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, कार्यालय ऑफिस स्थापित करना है, कार्यालय के संबंध में प्रबंधकों की नियुक्ति, कंपनी संचालकों की, सचिवों की नियुक्ति, लिपिकों की नियुक्ति, अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनसे आवश्यक अनुबंध करता है और अभिदाताओं की खोज करता है, प्रथम संचालकों की खोज करता है। जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं प्रारंभ की वो सब उसके द्वारा की जाती है। उसके बाद में वह आगे बढ़ता है और प्रारंभिक अनुबंध करता है।
प्रवर्तक कुछ प्रारंभिक अनुबंध भी करने होते हैं, जैसे भूमि भवन क्रय करने के लिए को उसको अनुबंध करना पड़ता है। उसके अलावा अगर भूमि भवन क्रय नहीं कर रहा है और किराया लेना चाहता है तो किराए का अनुबंध करता है, या कोई विद्यमान व्यवसाय खरीदता है तो उसका अनुबंध करना पड़ता है। अगर कोई लीज पे लेना है, कोई कारखाना या ज़मीन, तो लीज डीड या लीज का कोई अनुबंध करता है। पेटेंट है, ट्रेडमार्क है आदि के उपयोग संबंधी हैं, वकील से अनुबंध करता है, वित्तीय सलाहकार से अनुबंध करता है, कंपनी सचिव से अनुबंध करता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक अनुबंध इस अवस्था में, इस स्थिति में उसको करनी होती है। उसके बाद में वित्तीय नियोजन। नियोजन का मतलब है कि आगे किए जाने वाले कार्यों का पूरा अनुमान और उनका खाका तैयार करना, उसको नियोजन करते हैं। और वित्तीय नियोजन बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावित कंपनी के निर्माण के लिए प्रवर्तक का मुख्य कार्य है वित्तीय नियोजन। सर्वप्रथम वह वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति, वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है और दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूंजी आवश्यकताओं को अनुमान लगाता है। कुछ खर्चे जो दैनिक प्रकृति के होते हैं उनको प्लान करता है। उसके बाद में लंबी अवधि के लिए कंपनी की पूंजी की आवश्यकता, पूंजी संरचना, पूंजी स्रोत आदि के बारे में प्लान करता है कि कहाँ से किस प्रकार से पूंजी प्राप्त करेगा, बैंक से लेगा या निर्गमित करेगा या किसी और से उधार लेगा। जैसे भी व्यवस्था उसको पूंजी आवश्यक है, पूंजी के बिना व्यवसाय प्रारंभ नहीं होगा, इसलिए वो वित्तीय नियोजन उसको करना पड़ता है। उसके बाद में देखिए, जिस देश में कोई कंपनी की स्थापना की जाती है तो वहाँ के कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की पालना भी आवश्यक होती है। तो वो औपचारिकताएँ भी कानूनी औपचारिकताएँ भी प्रवर्तकों को करनी होती हैं। जैसे जिस राज्य में वह कार्य कर रहा है तो वहाँ के कार्यालय कहाँ पर है, पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है, वहाँ रजिस्ट्रार का ऑफिस कहाँ है, कंपनी के उद्देश्य क्या होंगे, पूंजी निर्माण क्या होगा, सीमा नियम तैयार करना, अंतर नियम तैयार करना, प्रथम संचालकों की नियुक्ति, उनकी अनुमति, उनका विवरण, वकील, लेखाकार, इंजीनियर आदि को नियुक्त करना के संबंध में नियमों की पालना करना, जो भी घोषणाएं उसको करनी है स्थापना के लिए वो प्रारंभिक घोषणाएं तैयार करवाएगा। पंजीकृत कार्यालय का अपना स्थान तय करेगा, उसकी सूचना देगा आदि बातें जो हैं वो कानूनी औपचारिकताएँ भी उसको पूरी करनी होती हैं, तो वो पूर्ति करेगा। उसके बाद आगे बढ़ेगा, कंपनी के समामेलन की कार्रवाई करेगा। जब उसने सारे ये तैयारियां कर ली हैं, सारे पढ़ले कागजात तैयार कर लिए हैं, तो कंपनी के समामेलन की कार्रवाई में आगे बढ़ेगा और कंपनी के जो रजिस्ट्रार है उसको समामेलन के लिए आवश्यक एप्लीकेशन या आवेदन देगा। और आवेदन में जितने भी प्रपत्र उसको चाहिए नियमानुसार वो सब प्रपत्र उसमें लगेगा। आजकल देखिए, हम आगे बताऊंगा आपको कि समामेलन के लिए आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई है, तो ई एप्लीकेशन भी इसमें के द्वारा ही आजकल आवेदन होता है और उसके द्वारा ही कंपनी का समामेलन कार्रवाई कंपनी के रजिस्ट्रार या सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट है जो दिल्ली में है उसके द्वारा ही सारी कार्रवाई की जाती है। उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन ये कार्य आगे बढ़ते हुए वो है आवेदन कंपनी के रजिस्ट्रार को जहाँ भी इसको आवेदन करना हो आवेदन कर देगा। इसके अलावा देखिए, प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना। यदि कंपनी का समामेलन कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाता जो है उन अंशों की राशि प्राप्त करता है जिनको लेने की सहमति। यानी कि एक बात याद रखिएगा कि कंपनी में समामेलन के लिए जो प्रथम अभिदाता होते हैं उनसे वो अंश क्रय करते हैं कुछ, तो उन अंशों की राशि प्राप्त करना, उनकी सहमति लेना और ये सुनिश्चित करना है कंपनी को न्यूनतम अंश पूंजी अभिदान प्राप्त हो गया है। यदि नहीं तो प्रवर्तक ऐसे व्यक्ति की खोज करता है जो निजी प्रस्ताव के आधार पर शेष रही पूंजी का अभिदान करने को तैयार हो जाए। यानी कंपनी की अभिदान अवस्था हो जाती है, जनता से धन लेना है या निजी संस्थाओं से धन लेना है। निजी कंपनी है तो अपने निजी सोर्स से पूंजी प्राप्त करेगा और सार्वजनिक कंपनी है तो वो जनता से धन आमंत्रित कर सकती है, जैसे कि आप देखते हो शेयर अलॉटमेंट, प्राइमरी शेयर अलॉटमेंट सिस्टम। उसके बाद में और अन्य कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं, जैसे पंजीकृत कार्यालय जहाँ भी उसने स्थापित किया है, क्योंकि प्रत्येक कंपनी का एक पंजीकृत कार्यालय बनता है और उस पंजीकृत कार्यालय का एक वेरिफिकेशन होता है जो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी का जो कार्यालय जो स्थापित किया है उसका वेरिफिकेशन करवा करके रजिस्ट्रार को प्रपत्र प्रस्तुत करेगा।
इसके अलावा कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण करना है, सलाह देना, निर्देश देना, और आगे सभी संचालकों के प्रत्याय करने पर संचालक नियुक्ति नहीं, तो जो जैसे भी संचालक छूट जाता है कंपनी, तो उस स्थिति में कंपनी के संचालकों की नियुक्ति करना है। आगे जो भी प्रक्रियाएं, जो भी सिस्टम कंपनी की स्थापना के बाद होता है, वो सब कार्य ये करता है। ये प्रवर्तक की निरंतर कार्य व्यवस्था चलती रहेगी और वो अपना व्यवसाय का संचालन करता रहेगा। ये हैं कंपनी के निर्माण के लिए प्रवर्तन अवस्था, जिसमें प्रवर्तन अवस्था क्या है और प्रवर्तक कौन होते हैं, प्रवर्तक कौन कौन से कार्य उनको शुरुआत में करने होते हैं कंपनी के पंजीयन के लिए। इसके बाद में अपन देखेंगे प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति क्या रहती है। कंपनी के ये हम अगले अध्ययन में देखेंगे। धन्यवाद।